नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द इंग्लिश क्लासेस पर। मैं हूं आपके साथ विनय। तो आज की हम लोगों की क्लास होगी टेंस पर आधारित। ठीक, तो चैप्टर का नाम होगा टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस। तो अभी तक आपने नाम सुना होगा सिर्फ टेंस का, तो अब इसके साथ टाइम क्या आ गया। ठीक, तो जब टेंस लेसन आता है तो इसके साथ टाइम भी जुड़ा रहता है। ठीक, तो टाइम एंड टेंस। तो टाइम का मतलब क्या होता है और टेंस का मतलब, तो टाइम मीन्स होता है समय और टेंस मीन्स भी होता है काल, यानी कि काल का मतलब क्या होता है समय। हिंदी में पर्यायवाची पढ़ते होंगे। तो टाइम भी समय हो गया और टेंस भी समय, तो फिर दोनों में अंतर क्या है। ठीक, तो टाइम क्या बताता है, लिखिए टाइम क्या बताता है। तो टाइम बताता है सेंटेंस की मीनिंग, यानी टाइम का मतलब अभी इस समय हो रहा है काम, कि बाद में होगा, या पहले हो चुका है काम। ठीक, तो लिखिए टाइम shows to the meaning of the sentence. टाइम shows to the meaning of the sentence। तो सेंटेंस की मीनिंग को बताएगा। ठीक, यानी अब काम हो रहा है कि पहले हो चुका है या आगे हो गए, कितनी देर में हो गए, कितनी देर से हो रहा है। अब ये क्या होता है, टेंस क्या बताएगा। ये टेंस जैसे बिल्डिंग बनाने के लिए स्ट्रक्चर होता है ना नीचे, ठीक, जैसे इंजीनियर स्ट्रक्चर बनाता है नक्शा, उसी तरह ये नक्शा बताएगा टेंस, कि इस टेंस के लिए ये पहले लिखो, फिर ये लिखो, फिर ये लिखो। तो ये क्या बताएगा, तो टेंस shows to the structure। स्ट्रक्चर यानी कि बनावट, सेंटेंस की बनावट बताएगा। तो सेंटेंस में तीन ही चीज होती है, एक सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड। ठीक, तो कब कौन सा सब्जेक्ट रहेगा, कब कौन सी वर्ब रहेगी और कब कौन सा अदर वर्ड रहेगा, यानी ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। तो ये बताएगा टेंस बताएगा। ठीक, और ये टाइम क्या बताएगा, सेंटेंस की मीनिंग बताएगी कि काम कब हो रहा है, अब हो रहा है कि बाद में हो रहा है, पहले हो चुका है। तो ये दोनों में अंतर है। तो टेंस शोज टू द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस। ठीक, तो टाइम और टेंस में ये अंतर हुआ। तो अब टाइम कितने प्रकार का होता है और टेंस कितने प्रकार का होता है। तो टाइम होता है तीन प्रकार का। पहला, जैसे मान लो ये है प्रेजेंट। कौन है, यानी ये वर्तमान का काम है प्रेजेंट का। अब इसके पहले का काम है इसके बाद का। तो जो पहले का काम होता है उसको बोलते हैं पास्ट। पास्ट यानी कि बीता हुआ। तो पहले का ही तो बीता हुआ होगा। आगे वाला बोलते हैं फ्यूचर। फ्यूचर। तो टाइम होता है तीन प्रकार का, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। यानी जो वर्तमान का समय होगा उसको प्रेजेंट, जो बीता हुआ समय पास्ट, और जो बाद का समय है वो फ्यूचर है। तो टाइम होते हैं तीन प्रकार के, लेकिन टेंस होते हैं मात्र दो, एक प्रेजेंट, दूसरा पास्ट। फ्यूचर नाम का कोई टेंस नहीं होता है। फ्यूचर नाम का कोई टेंस नहीं होता है। ठीक, वो सिर्फ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब पर आधारित होता है। उसकी हेल्प में क्या होती है, विल या सेल। तो विल सेल को आप पढ़ते आए हैं किसमें, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में। ठीक, अगर आपने वो नहीं पढ़ा है तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो वो वीडियो यहां तक पहुंच जाइए आप लोग। ठीक, तो हमने विल और सेल का यूज भी बताया है। तो टेंस शोज टू द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, और टाइम क्या करता है, टाइम शोज टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। तो टाइम और टेंस में ये अंतर हुआ। अब एक एक करके टेंस पढ़ेंगे हम लोग। ठीक, तो जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा, आप लोग बताना इसका टाइम क्या है और टेंस क्या है। तो टाइम और टेंस एक ही नहीं होगा, कि जैसे मान लो कोई सेंटेंस लिखा उसका टाइम प्रेजेंट हो गया तो टेंस भी प्रेजेंट होगा, ऐसा नहीं होगा। टाइम पास्ट हो गया तो टेंस भी प्रेजेंट होगा, ऐसा नहीं होगा। टाइम अलग हो सकता है और प्रेजेंट और टेंस भी अलग। लेकिन हम इंग्लिश ट्रांसलेट कैसे करेंगे, टेंस के अनुसार ट्रांसलेट करेंगे, यानी कौन सा टेंस होगा। ठीक, क्योंकि टेंस ही बताता है स्ट्रक्चर, और टाइम टाइम बताता है, यानी मीनिंग बताते हैं। तो टाइम से कोई मतलब नहीं, बस टाइम देखना है कौन सा टाइम है, यानी अब हो रहा है काम की पहले हुआ है। ठीक, तो जैसे हमने लिखा मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कल कानपुर आएंगे। और ये सही बात भी है। कल यानी कि 27 तारीख को, 26 आज ही है क्या, 28 को। तो 28 तारीख को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर आ रहे हैं। तो मुख्यमंत्री कल कानपुर आएंगे।
अब इसको बताना इसका टेंस कौन सा है, टाइम कौन सा है। तो लिखा होगा मुख्यमंत्री कल कानपुर आएंगे, तो दूर से दिख रहा है कि इसका टाइम कौन सा हुआ, यानी आने वाला कल की बात हो रही है, तो टाइम कौन सा हुआ, फ्यूचर टाइम हुआ। तो टाइम हुआ फ्यूचर, लेकिन इसका टेंस आप बता सकते हो कौन सा हुआ। लेकिन अगर आप में बचपन में पढ़ा होगा कि जिसके अंत में गा गी गे लिखा होता है वो फ्यूचर इंडेफिनिट होता है। ठीक, ये जरूरी नहीं कि गा गी गे आ जाए तो फ्यूचर इंडेफिनिट ही होगा। ठीक, तो आज मैं आपको वही बताने वाला हूं कि गा गी गे के चक्कर में नहीं पढ़ना है, ना ता ती है के चक्कर में पढ़ना है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता आती है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, ऐसा नहीं है कुछ। तो मुख्यमंत्री कल कानपुर आएंगे। अब ये बताओ ये एक्शन यानी ये कार्य फिक्स है कि नॉट फिक्स है, यानी कि पहले से सुनियोजित यानी फिक्स है कि नहीं, कि तुरंत अचानक ही हाँ आज चलना है, यहाँ चलना है, ऐसा होता है क्या। ठीक, तो कोई भी होती है सेलिब्रिटी, ठीक, यानी कोई भी वीआईपी आदमी होता है, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ठीक, तो उनके आने जाने का टाइम फिक्स होता है। 1-2 महीने पहले यानी 10 दिन पहले, 15 दिन पहले से ही सब कुछ बता दिया जाता है कि इस दिन यहाँ जाएंगे, इतनी देर रुकेंगे, ये करेंगे। तो उनका कार्यक्रम प्रोग्राम फिक्स होता है। तो जो एक्शन फिक्स होता है उसकी इंग्लिश बनाते हैं हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक, तो देखिए फ्यूचर प्लान एक्शन, फ्यूचर प्लान एक्शन। तो अभी मैं आपको सिर्फ फ्रेश कर रहा हूं, फ्रेश का मतलब आपका भ्रम मिटा रहा हूं कि गा गी गे वाला नहीं रहना है। अभी एक एक करके सभी टेंस बताऊंगा, इंडेफिनिट क्या होता है, कंटिन्यूअस क्या होता है, परफेक्ट क्या होता है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो फ्यूचर प्लान एक्शन ये होता है 2 प्रकार का। फ्यूचर प्लान क्या होता है, फ्यूचर का नहीं भविष्य का प्लान योजना एक्शन कार्य। तो जो भविष्य की योजना होती है, भविष्य की तो योजना है कि मुख्यमंत्री कल कानपुर आएंगे। ठीक, ये प्रेजेंट की बात होता ना है नहीं, तो फ्यूचर की हुई। तो फ्यूचर प्लान एक्शन ये 2 प्रकार का, एक हुआ फिक्स, दूसरा नॉट फिक्स। जैसे मुख्यमंत्री कल कानपुर आएंगे तो ये तो फिक्स हुआ, जैसे बोला जाए मैं कल दिल्ली जाऊंगा। अब ये मेरा फिक्स नहीं है, मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूं कि मैं कल कानपुर दिल्ली जाऊंगा या कहीं भी जाऊंगा या कुछ भी करूंगा, तो मैं कल दिल्ली जाऊंगा, ये फिक्स नहीं है। हमारा मन होगा तो जाएंगे, नहीं मन होगा तो नहीं जाएंगे। ठीक, तो वो हुआ नॉट फिक्स। तो ये काम कौन सा हुआ, फिक्स। तो जो एक्शन फ्यूचर का और फिक्स हो उसको बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और जो नॉट फिक्स होता है वो होता है फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। बस यही आपको समझना है, छोटी छोटी बातें। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि अब आप छोटे नहीं रहे। ठीक, कि गाय मैं खाना खाऊंगा, मैं यहां जाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, तो गा गीगे से नहीं पहचानना है, अब आपको थोड़ा आगे बढ़ना है। तो फ्यूचर प्लान एक्शन अगर फिक्स होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, अगर नॉट फिक्स होगा तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा, और फिक्स होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। तो ये बता दिए फिक्स है कि नहीं है, तो ये फिक्स है। ठीक, तो टेंस के अनुसार इसकी इंग्लिश ट्रांसलेट होगी। टाइम तो हो गया फ्यूचर का, लेकिन टेंस के अनुसार इसकी इंग्लिश बनेगी। तो टेंस कौन सा हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पहले क्या लिखा जाएगा, मुख्यमंत्री की इंग्लिश तो क्या होती है, द चीफ मिनिस्टर, द चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री। अब ये सिंगुलर है तो इसके लिए सिंगुलर वर्ब आएगी। तो कम, कम मीन्स आना होता है भाई, तो कम्स आएंगे लिखा हुआ है, जाएंगे होता तो गोज लिखते, कम्स कानपुर, कानपुर। और ये कल आने वाला है कि बीता हुआ है, आने वाला कल है, तो ये टुमारो लिखे, TOMORROW। तो ये टुमारो की स्पेलिंग भी आप लोग सही से याद कर लीजिए, TOMM नहीं होता, TOMORROW, टुमारो। तो द चीफ मिनिस्टर कम्स कानपुर टुमारो, तो मुख्यमंत्री कल कानपुर आएंगे। अब आप इसमें विल सेल लगा दे तो यहीं से गलत हो जाता। ठीक, तो अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ये जानकारी अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो, नहीं कोई जरूरत नहीं। ठीक, लिखिए इसको, फिर इसके बाद एक एक करके हम बताते हैं आपको टेंस। तो अब आप पहली हेडिंग डालिए, तो ये बताने की जरूरत है क्या कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। टेंस 3, प्रेजेंट टेंस, अगला पास्ट टेंस, पास्ट टेंस, अगला फ्यूचर टेंस।
लेकिन जो आपकी परंपरा चलती आई है तो उसका पालन हम भी करेंगे कुछ दिन के लिए। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता देंगे कि टेंस सिर्फ कितने होते हैं, ये दो ही होते हैं टेंस, ठीक, प्रेजेंट और पास्ट। ये फ्यूचर नामक कोई टेंस नहीं होता, क्योंकि ये मॉडल वर्ब्स पर आधारित होता है, ये विल सेल का यूज किया जाता है इस पे। तो प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस, ये तीसरा ऐसे लिख लीजिए, इसको भी लिखवा देंगे, ठीक। लिखिए, अब इन्हीं तीनों के चार चार पार्ट हो गए। तो प्रेजेंट में चार, पास्ट के चार और फ्यूचर के चार। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ, प्रेजेंट कंटीन्यूअस हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट हुआ और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस होगा। अब इन्हीं चारों को एक एक करके पढ़ना है, फिर ये चार हो जाएंगे, इसके बाद पास्ट के चारों आएंगे, फिर फ्यूचर के भी चारों आएंगे, ठीक। तो पहली हेडिंग हम लिखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहले लिखा हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक। तो लिखिए इसमें रूल नंबर 1। तो रूल क्या, पहले इसकी हेल्पिंग वर्ब भी लिख लें क्या होती है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब भी मेन होती है टेंस में। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज। तो अब डू का यूज कहां करेंगे और डज का यूज कहां करेंगे, कि दोनों का यूज कहीं भी कर सकते हैं। तो अगर सब्जेक्ट आपका हो गया सिंगुलर, सब्जेक्ट कैसा हो गया आपका सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। तो सिंगुलर वर्ब इसमें है डज। अब ये कैसे पहचाने कि डज है कि डू है, तो हम बार बार कह रहे हैं आपसे कि इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और वीडियो ये वर्ब की भी चैनल में है, तो आप वहां जाकर देख सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई ज्यादा से ज्यादा। तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो डज, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब यानी कि डू का यूज करना है। तो सब्जेक्ट अगर प्लूरल है आपका, सब्जेक्ट प्लूरल है तो इसके साथ डीओ डू का यूज करना है। तो सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो डज, सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो डू का यूज करना है। तो ये हुई हेल्पिंग वर्ब की बात। अब इसी के स्ट्रक्चर लिख लें पहले, सबसे पहले स्ट्रक्चर इंडेफिनिट का, सॉरी अफर्मेटिव सेंटेंस का, निगेटिव सेंटेंस का, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर आपको सेंटेंस में भी अभी दिक्कत है तो हमने सभी वीडियो चैनल पे अपलोड कर रखी हैं, तो आपको चैनल सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। तो आप वहां जाकर सेंटेंस भी पढ़ सकते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, निगेटिव क्या होता है, इंट्रोगेटिव क्या होता है, बाकी जो दो तीन बचे एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव, इंपरेटिव, वो भी वहां पढ़ सकते हैं आप लोग, ठीक। वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ये नहीं कि 1-2 रुपए भी देने पड़े, 1 भी रुपया नहीं, फ्री में पढ़िए आप लोग, ठीक। तो लिखिए पहले स्ट्रक्चर, पहले लिखना है अफर्मेटिव के लिए, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर फिफ्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड। ये इतना छोटा सा स्ट्रक्चर है, क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ प्लस अदर वर्ड। अब ये फर्स्ट और फिफ्थ क्या होता है, तो जो भी ओरिजिनल वर्ब होती है वो होती है फर्स्ट फॉर्म, जैसे गो, ईट, प्ले, डांस, ये सभी फर्स्ट फॉर्म। अगर इन्हीं फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ दिया गया तो वो बन जाती है फिफ्थ फॉर्म। तो बस वही लिखा हुआ, तो एस या ईएस जोड़ देंगे तो वो सिंगुलर बन जाएगी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल होती है। तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हुआ तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, सब्जेक्ट अगर प्लूरल हुआ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड। इसके बाद निगेटिव के लिए लिखिए निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस क्या कहता है, निगेटिव कहता है सबसे पहले लिखिए आप सब्जेक्ट, ठीक। अगर यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म में नॉट शब्द जोड़ देंगे तो ये आपकी गलती हो जाएगी। चूंकि गलती क्यों होगी, ठीक, तो इसके दो रीजन है। पहला रीजन ये है कि कोई भी सेंटेंस होगा तो उसमें मेन वर्ब जरूर होगी। पहला रीजन क्या है, कोई भी सेंटेंस होगा उसमें मेन वर्ब जरूर होगी। कोई भी काम छोटा करें या बड़ा करें, गांव से देख लीजिए, कहीं भी कोई भी काम करें उसमें एक मेन आदमी जरूर होता है। अगर मेन आदमी नहीं हुआ तो कोई भी काम अच्छा नहीं हो सकता। उसी तरह इसमें टेंस में भी अगर इसमें मेन वर्ब नहीं हुई तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक। तो एक ना एक को मेन बनना ही पड़ेगा।
तो मेन वर्ब इसमें होनी ही चाहिए। अब नॉट शब्द कहता है कि हम मेन वर्ब के साथ यूज नहीं होंगे, ठीक। तो जो निगेटिव आदमी होता है मेन आदमी से मतलब नहीं रखता है ना, उसकी लड़ाई झगड़ा ही होती रहती है। तो मेन वर्ब के साथ नॉट का यूज नहीं करना है। तो नॉट का यूज करना कहाँ है, हेल्पिंग वर्ब में। अब इस टेंस इसमें देखिए कहीं है हेल्पिंग वर्ब, यही सिर्फ लिखी हुई, यानी ये मेन वर्ब है, तो इसमें तो नॉट लग नहीं सकता है, तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब बनाई गई है। तो इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हमने क्या बताई, डू या डज। तो अब सब्जेक्ट के बाद लिखना पड़ेगा डू या डज, ठीक। तो डू या फिर डज, इसके साथ नॉट आ जाएगा, प्लस वर्ब की अब फर्स्ट फॉर्म रहेगी सिर्फ, प्लस अदर वर्ड। तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। अगला इंट्रोगेटिव के लिए। अब इंट्रोगेटिव क्या कहता है, तो इंट्रोगेटिव भाई दो प्रकार के होते हैं। पहला जो क्या से स्टार्ट होता है वाक्य, दूसरा जिसमें प्रश्नवाचक शब्द सेंटेंस के बीच में लिखे रहते हैं। इसे बोला जाए क्या वह पढ़ता है, क्या वह पढ़ता है, तो इसमें क्या आया शुरू में। फिर बोला जाए वह क्या पढ़ता है, तो क्या वह पढ़ता है में वो बताएगा सिर्फ हाँ या ना, है ना। जैसे बोले क्या तुम पढ़ते हो, तो या तो हाँ बताओगे या तो ना, पढ़ोगे तो हाँ, नहीं पढ़ोगे तो नहीं बताओगे। अब लिखा हुआ है क्या पढ़ता है, अगर इसमें भी हाँ नहीं बता दिया तो गलत हो जाएगा ना। वह क्या पढ़ता है, पूछ रहा है कि भाई क्या पढ़ते हो तुम, तो बताना पड़ेगा हिंदी इंग्लिश मैथ क्या पढ़ रहे हैं हम। तो इंट्रोगेटिव दो प्रकार का, पहला जिसमें प्रश्नवाचक शब्द शुरू में लिखा होता है, दूसरा प्रश्नवाचक शब्द बीच में होता है। तो जिसमें प्रश्नवाचक शब्द शुरू में होता है उसको बोलाता है यस आर नो टाइप, क्योंकि इसका उत्तर हाँ या ना में दिया जाता है। और दूसरा होता है जिसमें इंट्रोगेटिव वर्ड यानी क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में होता है, उसको बोलते हैं WH वर्ड टाइप, ठीक। तो पहले हम लिख रहे हैं जिसमें प्रश्नवाचक शब्द शुरू में लिखा होगा, तो उसके लिए सबसे पहले लिखना है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या है, डू या डज। अब डू या डज का यूज कहां करते हैं ये भी हमने बता दिया था। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो डज, प्लूरल होगा तो डू। इसके बाद आएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब अगर दूसरा इसी में लिखा है तो दूसरा लिखा है तो WH वर्ड की इंग्लिश लिख लेनी, यानी जैसे सेंटेंस के बीच में कहां लिखा होगा तो कहां की इंग्लिश लिखिए, सेंटेंस के बीच में कौन लिखा होगा तो कौन की इंग्लिश लिखिए, कैसे लिखा होगा तो कैसे की इंग्लिश लिखिए। तो सबसे पहले WH वर्ड की इंग्लिश लिखनी है। अगर आपको कब कौन कहां कैसे इनकी इंग्लिश नहीं आती है तब भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक। और वीडियो तक पहुंच जाइए, आप लिख देना सिर्फ कि WH वर्ड बाई विनय सर या द इंग्लिश क्लासेस, तो आपको उसी चैनल तक सर इसी वीडियो तक आपको पहुंचा दिया जाएगा। तो WH वर्ड प्लस डू या डज, तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा तभी वीडियो पूरी आ पाएंगी हमारी। तो WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, इसमें भी क्वेश्चन मार्क। तो डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। अगर इसी में निगेटिव भी आ गया यानी इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस हो गया, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। तो आजकल का मॉडर्न तरीका है कि हेल्पिंग वर्ब के साथ ही नॉट जोड़ दिया जाता है, तो हम भी जोड़ रहे हैं हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट। पहले वाले के लिखा डोंट या फिर डजंट। अब ये डोंट कहां से हो गया, डजंट कहां से हो गया, इसकी भी वीडियो हम आपको किसी दिन बनाकर प्रोवाइड करा देंगे, तो आपको घबराना नहीं है। तो डोंट डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और दूसरा WH वर्ड प्लस इसमें भी डोंट या फिर डजंट, चूंकि नॉट का यूज हेल्पिंग वर्ब के साथ ही होता है। तो डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। अब कुछ लोग कहेंगे कि हमने एक दिन पढ़ा था कि डू डज के बाद सब्जेक्ट इसके बाद नॉट लिखा जाता है, तो वो भी बात सही है आपकी। तो डू ये डज लिखिए प्लस सब्जेक्ट लिखिए प्लस नॉट लिखिए फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वो भी सही होगा। लेकिन अगर आप पहले ही जोड़ देंगे डोंट डजंट यानी हेल्पिंग वर्ब के साथ जोड़ देंगे, ये भी सही होगा। तो आजकल के मॉडर्न जमाने में ये लिखा मिलता है, तो डू नॉट कम मिलता है, डोंट या डजंट ज्यादा लिखा मिलता है, ठीक। तो डोंट या डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। दूसरा WH वर्ड प्लस डोंट या डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। अगर वीडियो से आपको कुछ भी सीख मिली हो,
कुछ भी थोड़ी बहुत, तो आप थोड़ा बहुत ही चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, मिलते हैं अगली वीडियो में।